हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं टेंसर में आपके लिए जो क्रैमर रूल है डिटर्मिनेंट के लिए, इक्वेशंस के लिए, वो किस तरीके से टेंसर नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे वो दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये समझाऊँ आपके लिए कि क्रैमर रूल था क्या। जैसे एन इक्वेशन, आपके पास में 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू d1, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और एक a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये स्टूडेंट्स 3 जो हैं वो इक्वेशंस दी हुई हैं 3 वेरिएबल्स में, x y z में। तो ये 3 वेरिएबल्स में दी हुई हैं। ये a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन में x y और z के कोफिशिएंट्स हैं, a2 b2 c2 x y z के सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट हैं, और a3 b3 c3 इस थर्ड इक्वेशन में x y और z के कोफिशिएंट्स हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हमने एक डिटर्मिनेंट बना ली d, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 0 नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो वो डिटर्मिनेंट हमारे पास में सिंगुलर डिटर्मिनेंट कहलाएगी, और अगर वैल्यू 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट कहलाएगी। तो क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हमने ये d की वैल्यू निकाली, कुछ भी आई हमारे पास में d की वैल्यू, मैंने कह दिया सपोज कीजिएगा a आया। अब हम क्या करेंगे, d1 की वैल्यू निकालेंगे। तो d1 कैसे निकालेंगे हम स्टूडेंट्स? इस फर्स्ट जो कॉलम है हमारे पास में, इस फर्स्ट कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ स्टूडेंट्स स्पेस का मैं इधर लिख लेता हूँ, d1 इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दिया। और ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज रहने दीजिएगा, b1 b2 b3, और ये भी हमने एज इट इज रहने दिया। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स कुछ निकालेंगे, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही क्या निकालेंगे, जो है वो d2 निकालेंगे। और d2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? ये जो सेकंड कॉलम है ना, इस सेकंड कॉलम को स्टूडेंट्स d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे। ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, a1 a2 a3, और इसे रिप्लेस कर देना है किससे? d1 d2 d3 से, और ये भी एज इट इज रहना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने कुछ वैल्यू निकालेंगे, कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास में, यहाँ पर भी कोई वैल्यू आएगी इसकी, d1 की डिटर्मिनेंट्स की मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट करें, d3 फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स। d3 कैसे फाइंड आउट करेंगे? d3 हम इस थर्ड कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखें, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम एज इट इज रहा, b1 b2 b3, और थर्ड कॉलम d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दिया गया, d1 d2 और d3 से रिप्लेस कर दिया गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स d3 की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ये d3 की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ से
एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का ये मेथड है कि d1/d, ये जो वैल्यू आएगी उसको इस d की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी y की वैल्यू स्टूडेंट्स किस प्रकार से आएगी? इस d2 की जो वैल्यू आएगी उसको किससे डिवाइड कर देंगे? ये जीरो नहीं है स्टूडेंट्स, ये कोई वैल्यू है। d2 की वैल्यू को d से डिवाइड कर देंगे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू से। और ऐसी z की वैल्यू क्या आएगी? d3 को इस d3 डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसके लिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि x, y, z को हमने किस तरीके से ये क्रैमर रूल से जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया। तो जो वेरिएबल्स थे हमारे पास में x, y, z, उनको हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। तो यहाँ स्टूडेंट्स अब हम इसी प्रकार से जो है वो क्रैमर रूल से किस तरीके से हम जो है वो यहाँ पर इस क्रैमर रूल को हम टेंसर नोटेशन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकेंगे और कैसे करके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे वो हम यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो ये 12th के सिलेबस में पहले किसी पीरियड में हुआ करता था, अब तो सिलेबस से हट गया है क्रैमर रूल। तो अब देखते हैं इसके लिए। तो इसीलिए मैंने जो है वो 12th के सिलेबस में किसी पीरियड में था, अब नहीं है, तो मैंने इसीलिए आपके लिए एक एग्जाम्पल दे करके मैंने समझा दिया। अब क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर एन लीनियर इक्वेशंस, एन लीनियर इक्वेशंस कंसीडर कर लें। तो देखें स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन कंसीडर करें a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn इक्वल टू b1। ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने कंसीडर की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अब मैं सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ। a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a2n xn इक्वल टू b2। तो देखें स्टूडेंट्स, x1 x2 xn के जो कोफिशिएंट्स हैं वो a11 a12 अप टू a1n रेस्पेक्टिवली हैं। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में x1 x2 अप टू xn के कोफिशिएंट जो हैं a21 a22 अप टू a2n हैं। तो ये हमारे पास में, अब मैं जो है इसके लिए देखिए nth इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। तो nth इक्वेशन में देखिए x1 प्लस an2 x2 प्लस ann xn इक्वल टू bn। तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन लिखने में आपके लिए दिक्कत हो रही होगी, तो मैं इसकी एक देखो ट्रिक बताऊं कि ये जो एलिमेंट कोफिशिएंट लिखा हुआ है a11, तो इसके लिए ट्रीट कीजिएगा कि ये फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है और फर्स्ट रो में। तो देखो ये जो है वो सुपरस्क्रिप्ट जो है वो किसके लिए, सुपरस्क्रिप्ट जो है वो रो के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, ये रो के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हमारे पास में कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट 1 1 1 सब में 1 रखा है, और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम 1, सेकंड कॉलम के लिए 2, nth कॉलम के लिए n। ऐसे ही सेकंड रो देखिए 2 2 2 2 लिया सब में, और फर्स्ट कॉलम 1, सेकंड कॉलम 2, nth कॉलम n। ऐसी इसी प्रकार से जब मैंने ये nth इक्वेशन लिखी, तो nth इक्वेशन में मेरे पास में ये क्या हो जाएगा, nth रो हो जाएगा। तो nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, nth रो nth कॉलम। तो इस प्रकार से ये इक्वेशंस को लिखना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमारे पास में ये जो है
here x1 x2 xn आर ये वेरिएबल्स हैं। इनके लिए अननोन भी बोला जा सकता है, अननोन्स हैं, एन अननोन्स हैं ये। और हमारे पास में ये स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन में एन कोफिशिएंट्स हैं, सेकंड इक्वेशन में एन कोफिशिएंट्स हैं ये वाले, और nth इक्वेशन में ये और ये n। तो हमारे पास में देखें स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ कि इस इक्वेशन को किस प्रकार से लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो देखें यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए बताया था, जो डमी सफिक्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो देखें यहाँ डमी सफिक्स ये 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 रिपीट हो रहा है, ये n रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A1 J डमी सफिक्स जो हैं वो वैल्यू J से लेकर के 1 तक लेते हैं। तो मैंने J डमी सफिक्स का यूज कर लिया है इस इक्वेशन के लिए, इक्वल टू यहाँ स्टूडेंट्स देखें मैंने बी आई बोल दिया। इसमें देखें आप स्टूडेंट्स, क्यों आई बोल दिया, बी आई ना बोल करके स्टूडेंट्स B1 बोलूँगा, क्योंकि देखो फर्स्ट रो को जो है इक्वल टू B1 से दिखाया, सेकेंड रो को B2 से दिखाया, nth रो को इक्वल टू Bn से दिखाया। तो फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रो में मैंने ये A1 फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर भी B1 लूँगा। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये सेकंड इक्वेशन में हमारे पास में डमी सफिक्स ये है और ये रियल सफिक्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, वो रियल सफिक्स A2 J X J इक्वल टू B2, क्योंकि ये सेकंड रो की बात हो रही है और B2 से रिप्रेजेंट किया है, तो B2 हो गया स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से ये nth इक्वेशन को टेंसर नोटेशन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्टूडेंट्स, देखें रियल सफिक्स n है यहाँ पर, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रही है, और ये डमी सफिक्स है। डमी सफिक्स को J से रिप्लेस किया है मैंने, इक्वल टू Bn। तो इस प्रकार से इन n इक्वेशन को टेंसर नोटेशन से मैंने क्या कर दिया, इतना शॉर्ट करके रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स इन जो इक्वेशन हमारे पास में फर्स्ट से इक्वेशन ये रिप्रेजेंट की गई हैं ये, तो इनको भी मैं क्या कर सकता हूँ और शॉर्ट में जो है वो क्या कर सकता हूँ, डिनोट कर सकता हूँ। तो देखो n equations can be represented as, टेंसर नोटेशन से देखिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास में, यहाँ देखिएगा इनको, तो देखिए 1 2 n ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसको कैसे रिप्लेस कर दें, i से, J X J B I। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में वेयर I एंड J, I और J की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 2 3 अप टू n तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है स्टूडेंट्स, n तक जा रही है। देखो एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, डमी सफिक्स की वैल्यू J से लेकर के 1 तक पुट की जाएगी और जो रियल सफिक्स है उसकी एक वैल्यू ली जाती है। जैसे रियल सफिक्स की वैल्यू मैंने पुटिंग रियल सफिक्स I है, I इक्वल टू 1 ले लिया,
तो i इक्वल टू 1 ले लूँ, तो देखो स्टूडेंट्स a1j xj इक्वल टू b1। अब स्टूडेंट्स j डमी सफिक्स है और डमी सफिक्स की वैल्यू 1 से लेकर के n तक चेंज की जा सकती हैं और ये समेशन होता है। तो a11 x1 प्लस, अब j की वैल्यू 2 लूँ, a12 x2 प्लस j की वैल्यू n लूँ, a1n xn इक्वल टू b1। देखें स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूं, a की वैल्यू i की वैल्यू 2 ले लूं, i की वैल्यू 2 ले लूं। तो i की वैल्यू 2 ले लेने पर मेरे पास में क्या ये नोटेशन आएगा, देखें a2j xj इक्वल टू b2। अब ये डमी सफिक्स मुझे दिखाई दे रहा है, इस डमी सफिक्स को क्या करेंगे, j 1 से लेकर के n तक वैल्यूज पुट करेंगे। तो a21 x1 1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू j की वैल्यू n ले लें, a2n xn b2। तो देखें स्टूडेंट्स, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो इस प्रकार से अब i की वैल्यू n ले लें, पुटिंग i इक्वल टू n, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में a n j xj इक्वल टू bn। अब मैं क्या कर दूं, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, मैं j डमी सफिक्स है, 1 से लेकर के n तक वैल्यू पुट कर दूं, a1 x1 प्लस an j की वैल्यू 2 लूँ, x2 प्लस अप टू j की वैल्यू n ले लूँ, xn इक्वल टू bn। तो देखें ये nth इक्वेशन आ गई। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये दिखाया कि जो हमारे पास में n इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, उनके लिए जिनमें n वेरिएबल यूज किए गए हैं, उनको टेंसर नोटेशन से शॉर्ट में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो ये स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ समझ में आया होगा आपके। और स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक समझने के लिए टेंसर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सारी वीडियोज़ मेरी सीरियल वाइज देखते हुए आइएगा। अदरवाइज़ कहीं बीच से देखना शुरू करेंगे तो जो है वो समझ में नहीं आएगी। तो प्रॉपरली समझने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए क्या करिएगा, वीडियोज़ को ऑर्डर से ही देखते हुए आइएगा। इन बीच से कोई वीडियो लेकर के अगर देखेंगे तो कोई भी जो है वो ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, अब जो है वो ये जो कोफिशिएंट्स यूज किए गए हैं उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखें, कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बना ले रहा हूँ। देखें, a11 a12 a1n। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर a11 x1 का मैंने कोफिशिएंट लिख दिया, यहाँ पर मैंने x2 का कोफिशिएंट लिख दिया a12। ये 2 पावर नहीं है, n पावर नहीं है, 1 पावर नहीं है, ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जैसे x y z ये वेरिएबल थे, तो इसको x को रिप्लेस कर दिया x1 से, y को रिप्लेस कर दिया x2 से, z को रिप्लेस कर दिया x3 से। लेकिन यहाँ पर और भी वेरिएबल हैं, तो अप टू n वेरिएबल ले लिए। तो देखें, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो इसके वेरिएबल्स। अब देखें सेकंड इक्वेशंस के वेरिएबल्स को दिखा दे, कोफिशिएंट्स को दिखा देते हैं। a21 a22 अप टू a2n। nth रो फर्स्ट कॉलम है, nth रो सेकंड कॉलम,
यहाँ स्टूडेंट्स nth रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, nth कॉलम, और इसकी वैल्यू को मैंने a कह दिया, मान लिया मैंने इसकी वैल्यू a है। तो अब मैं स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को स्पेस ना होने की वजह से मैं रब कर दे रहा हूँ। तो देखते हैं इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं इसके लिए क्या कर दे रहा हूँ, AI J XJ इक्वल टू BJ BI। तो इसको मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर उतार लिया क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, मैं रब कर रहा हूँ इसके लिए। तो देखें, अब मैं यहाँ से लिखूँगा तो आप कंफ्यूज ना होइएगा मैंने कहाँ से लिख दिया ये। तो देखें, अब मैं आपके लिए जो है वो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये जो डिटर्मिनेंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने टेंसर नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AIJ इक्वल टू A, हमने ये डिनोट कर दिया। ये मैंने डिटर्मिनेंट की जो वीडियोस पहली वाली वीडियो बनाई है उसमें डिटर्मिनेंट में आपको दिखाया है कि ये किस प्रकार से डिनोट कर दिया गया। तो पिछली वीडियो देख करके आइएगा तो बहुत अच्छा क्लियर होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, अब देखें, इफ़ A इक्वल टू 0, अगर A की वैल्यू 0 आ जाए तो जो डिटर्मिनेंट होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। द डिटर्मिनेंट will be singular and if A is not equal to 0, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है ये अगर स्टूडेंट 0 आ जाती है तो ये क्या होगी, हमारे पास में सिंगुलर डिटर्मिनेंट होगी। और सिंगुलर डिटर्मिनेंट आ जाने पर स्टूडेंट्स जो x y z के हमने कोफिशिएंट्स के आपके वेरिएबल को लेकर के हमने, या x y z जो हमारे पास में वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो वो क्या लिखी थी मैंने, x इक्वल टू d1/d। अगर ये 0 आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, d1/0 विच इज़ अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो A आई है ये 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखें स्टूडेंट्स, ये वैल्यू 0 होगी अगर, तो हमारे पास में जो वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारे पास में द डिटर्मिनेंट विल बी नॉन सिंगुलर। तो इस पीरियड में स्टूडेंट अगर डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू 0 ना करके कुछ आई है तो हमारे पास में नॉन सिंगुलर होगी। और जब नॉन सिंगुलर होगी तो हम क्या कर सकेंगे, जो वेरिएबल्स हमने यूज करे थे x1 x2 x3, इनकी वैल्यूज क्या कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। कैसे निकाल सकेंगे, जैसे x1 की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैं इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दूंगा किससे, b1 b2 अप टू bn से, और बाकी को एज इट इज रहने दूंगा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो देखें, अब मैं आपके लिए ये बता रहा हूं कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास में, डिटर्मिनेंट को अभी हमने स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सपोज कीजिएगा हमारे पास में, हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, डिटर्मिनेंट की मैट्रिक जो वीडियो बनाई है उसमें पूरा तरीके से क्लियर करके एक्सप्लेन किया है। तो पहले वो वीडियो देख करके आए, तो उसके बाद ये देखें। तो इसकी वैल्यू
जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ वो कैसे लिख दी वो आपको पूरी तरीके से क्लियर होगी। तो देखें, लेट कोफैक्टर ऑफ AIJ बी AJI। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि ये कोफैक्टर्स को जो है वो किस प्रकार से कोफैक्टर, जैसे मैं A23 का कोफैक्टर लिखूं तो A23 का कोफैक्टर A32 करके रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन किया है। तो देखें, डिटर्मिनेंट की वीडियो है वो टेंसर में ही। तो देखें स्टूडेंट्स, पूरे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, एन इक्वेशंस थी, उनको पहले मैंने एन सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया था, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया था। तो देखें, द होल सेट ऑफ एन इक्वेशन is represented by single equation। इससे रिप्रेजेंट करा था। तो देखें, AIJ XJ इक्वल टू BI। तो अब इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, किससे, A के I से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग the above equation बाई, इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स A के I से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो A के I से मल्टीप्लाई कर देने पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखें स्टूडेंट्स, AIJ XJ A के I इक्वल टू BI A के I, ये मल्टीप्लाई कर दिया। और स्टूडेंट्स ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी मैंने जो है टेंसर नोटेशन में लिख करके डिटर्मिनेंट की ही वीडियो में बताई थी। तो मैंने क्या बताया था वहाँ पर, मैंने ये बताया था कि AIJ और देखें स्टूडेंट्स, ये जो है इसे और इसे मैं एक साथ लेकर के किस तरीके से वैल्यू को, इसकी जो डिटर्मिनेंट थी हमारे पास में भी लिखी हुई थी, उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये A के I इक्वल टू, मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या माना था, A माना था। तो A स्टूडेंट्स कब आ जाएगा, A आएगा इफ जो है ये मेरे पास में K इक्वल टू J हो जाए, और ये 0 आएगी वैल्यू इफ K इज नॉट इक्वल टू J। तो ये मैंने स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट की वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लगा तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग और जो है वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो प्लीज़ वो वीडियो देख करके आइएगा, तो ये समझ में आएगा कि ये मैंने किस तरीके से लिख दिया। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसी को ही हमने
जो है वो क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में लिखा था। किस प्रकार से लिखा था? ए ये देखें स्टूडेंट्स, क्रॉनिकल डेल्टा को मैंने बताया था कि अगर ये दोनों सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो अगर यहाँ देखें k की वैल्यू j हो जाए, k की वैल्यू j हो जाए तो इसकी वैल्यू जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 1 इंटू ए। तो ये ए वैल्यू आ गई। तो हमने इस तरीके से भी नोटेशन से क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं इसके लिए। तो वही मैंने नोटेशन से क्या कर दिया? डोनेट किया है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब देखिए किस प्रकार से अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको और इसको जो है वो मैंने अभी यहाँ पर क्रॉनिकल डेल्टा जे के ए ले लिया था। तो देखें कब? तो देखें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी? ए आएगी जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्रॉनिकल डेल्टा के जे ए लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर एक्स जे लिख दे रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, या जे के लिखो या के जे लिखिए, के जे। जब के की वैल्यू जे के इक्वल होगी या जे की वैल्यू के इक्वल होगी तभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 1 हो जाएगी। तो देखें इक्वल टू बी आई ए के आई। अब स्टूडेंट्स देखें इस वैल्यू को मैं बाहर ले लूँ, क्रॉनिकल डेल्टा के जे एक्स जे इक्वल टू बी आई ए के आई। तो क्रॉनिकल डेल्टा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। ये भी मैंने आपके लिए एक वीडियो में क्रॉनिकल डेल्टा के बाद की वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ वो वीडियो देख करके आइएगा, तभी जो है वो क्या है उस वीडियो में मैं बता देता हूँ। डेल जैसे के जे एक्स जे है, तो स्टूडेंट्स क्या करूँ मैं, जे मेरे लिए क्या दिखाई दे रहा है? डमी सफिक्स दिखाई दे रहा है। डमी सफिक्स ही क्या होता है? रिपीट होता है। तो जे की वैल्यू 1 2 अप टू n तक रिप्लेस कर सकते हैं और बीच में कोई वैल्यू मैंने कह दिया के भी आ गई। तो स्टूडेंट्स देखें डेल के 1 एक्स 1 प्लस डेल के 2 एक्स 2 प्लस बीच में क्या आ गई? कोई वैल्यू के आ गई। डेल के एक्स जे को के से रिप्लेस कर रहे हैं प्लस अप टू डेल के एन एक्स एन। यहाँ पर मैंने जे की वैल्यू ये पुट कर दी 1 से लेकर के। तो करेंट अगर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों इक्वल नहीं हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये 0 हो गई प्लस ये 0 हो गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ दिख रहे होंगे ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों के हैं, तो ये वैल्यू क्या हो गई? 1 इंटू एक्स के प्लस यहाँ पर बाद के सब टर्म्स में भी हमारे पास में क्या होगा?
सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की वैल्यू इक्वल नहीं होंगी तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरोज हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी देखिए ये जीरो है, तो सिर्फ क्या आया, एक्स के आया। तो ये वैल्यू क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह पर एक्स के पुट कर दिया जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। और अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो जो है नोट्स बनाते हुए आइएगा, अदरवाइज टू अंडरस्टैंड फॉर टेंसर्स विल बी वेरी डिफिकल्ट वर्क। तो देखें, ए एक्स के इक्वल टू बी आई ए के आई, और एक्स के इक्वल टू बी आई ए के आई अपॉन ए। तो इस प्रकार से के की वैल्यू के की वैल्यू 1 2 3 अप टू n तक पुट करने पर, जैसे x1 पुट कर लेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यूज आ जाएंगी, b1 बी आई ए 1 आई अपॉन ए। एक्स के 2 पुट कर लेंगे तो फिर हमारे पास में बी आई ए 2 आई ए। इस प्रकार से हम क्या करके x1 x2 अप टू xn जो हमने अननोन्स यूज करे थे उनकी वैल्यूज क्या कर सकेंगे, फाइंड आउट कर सकेंगे। किससे, क्रैमर रूल से। तो ये स्टूडेंट्स क्रैमर रूल का ये जो है, ये क्रैमर रूल का जो है वो टेंसर नोटेशन में जो है वो क्या कर दिया गया, रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो टेंसर से देखा आपने n इक्वेशंस जिनमें n वेरिएबल्स थे, n इक्वेशंस में n वेरिएबल्स थे और उनमें n प्रत्येक इक्वेशंस में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स थे। तो कितनी बड़ी जो है वो हमने सॉल्यूशन को क्या कर दिया गया, एक छोटे से जो है वो रिप्रेजेंटेशन टेंसर नोटेशन यूज करके क्या कर दिया गया, टेंसर को यूज करके हमने क्या कर दिया गया, ये रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियोज़ को सीरियल वाइज देखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, अदरवाइज टेंशन दे जाएगा। ये सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर वीडियो, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि अगर वीडियोज़ को सीरियल वाइज देखेंगे तो टेंसर इज़ नॉट a hard nut to crack. It is very easy subject. It will be very easy subject for you. So thanks for watching my videos. Okay.